हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूसीसी कोचिंग क्लासेस। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट की, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 12th का पहला चैप्टर आपका पहला चैप्टर है 12th का वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर अपने शॉर्टकट तरीके से और फिजिक्स के विषय को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपका जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जिसका नाम है, पार्ट आपका फर्स्ट है जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये आपका पहला चैप्टर है। यहां पर हम लोग इस पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका है, ये पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग को सबसे पहले जो पढ़ना है, क्योंकि ये जो इकाई है, हमारी इकाई है फर्स्ट। ये जो हमारी इकाई है फर्स्ट। इस इकाई का नाम है स्थिर वैद्युत। इस इकाई का नाम है स्थिर वैद्युतीय। इस इकाई का क्या नाम है? स्थिर वैद्युतीय। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि स्थिर वैद्युतीय होता क्या है, फिर आगे हम लोग इस चैप्टर पर बात करेंगे। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। और वैद्युतीय का मतलब हम लोग समझते हैं वैद्युत आवेश से। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में पढ़ना है रुका हुआ आवेश। आपका आवेश जो है वो रुका हुआ है। स्थिर वैद्युतीय चैप्टर में कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में हमको पढ़ना है कि जब हमारा आवेश कैसा होगा? रुका हुआ होगा। चलो फिर हम लोग सबसे पहले अपने आवेश को ही जान लेते हैं कि वैद्युत आवेश होता क्या है। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश बच्चों, वैद्युत आवेश को बहुत साल पहले प्राचीन भारत में बताया गया था। लेकिन हम लोग यहां पर समझते हैं थोड़ा सा परिभाषा के आधार पर कि एक तरीके से किसी भी पदार्थ का क्या होता है, ये गुण होता है। जैसे आपका द्रव्यमान, आपका किसी का गुण होता है कि कोई वस्तु है तो उसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। उसी तरह आवेश भी आपका क्या होता है? एक पदार्थ का गुण होता है। तो हम लोग आवेश में कहेंगे कि आवेश किसी पदार्थ का वह अभिलक्षणी गुण होता है जिसके कारण कोई भी वस्तु क्या होती है? वैद्युतमय होती है। या तो हम कहेंगे कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है? प्रभावित करती है। वैद्युत आवेश जो है एक प्रकार का ऐसा गुण होता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु वैद्युतमय होती है। वस्तु वैद्युतमय होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश किसी पदार्थ का अभिलक्षणी गुण है। अभिलक्षणी गुण का मतलब है ऐसा गुण कि अगर पदार्थ आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके अंदर ये गुण जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि पदार्थ एग्जिस्ट करे और उसके पास आवेश ना हो। अगर पदार्थ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ आवेश जरूर होगा। ठीक, तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है या वह गुण है जिसके कारण वस्तु वैद्युतमय होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश जो है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, क्योंकि हम जानते हैं कि अदिश और सदिश राशियों के बारे में हम उसी आधार पर आपसे बात करते हैं कि ये आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि है। आपका गुण जो होता है, गुण एक अदिश राशि होती है। आपको अदिश राशि के बारे में पता है कि अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। तो वैद्युत आवेश आपका एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। वैद्युत आवेश का मात्रक, एसआई मात्रक, सबसे पहले हम एसआई मात्रक पर बात करेंगे। तो इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है।
इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगर हम दूसरे मात्रक की बात करें एमकेएस में, इसका एमकेएस मात्रक जो होता है, इसका एमकेएस मात्रक होता है एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। इसका एमकेएस मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। ये आपका आवेश हो गया। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह विलक्षणी गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत में होती है। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। एमकेएस मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। इसको हम लोग क्यों से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग क्यों से प्रदर्शित करते हैं, क्यों से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग क्यों से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा आवेश जो होता है इसको हम लोग कहां से डिनोट करते हैं, क्यों से। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आवेश के गुण के बारे में। आवेश के गुण, अगली हेडिंग हमारी होगी आवेश के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुण, वैद्युत आवेश के गुण, सॉरी, वैद्युत आवेश के गुण। इस वैद्युत आवेश के गुण में सबसे पहली चीज जो हम लोग को पढ़ना है वो है आवेश का प्रकार। क्या पढ़ना है, आवेश का प्रकार। आवेश के प्रकार की बात करें तो इसको सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने बताया था जब किसी एबोनाइट की राड को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तो वह एबोनाइट की राड क्या करती है कि हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इस आधार पर उन्होंने आवेश की परिभाषा दी थी। लेकिन क्या किया उन्होंने कि दो एबोनाइट की राड ली और दोनों को बिल्ली की खाल पर रगड़ा, दोनों को बिल्ली की खाल पर रगड़ा। और उन्होंने जब बिल्ली की खाल पर रगड़ा तो दोनों जो आपके एबोनाइट की राडें थी वो हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ तो खींच रही थी, लेकिन जब वो दोनों एबोनाइट की राड को पास में लाया जा रहा था तो वो एबोनाइट की राड एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी। तो इस आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने बताया कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। जो आपका पहला आवेश होता है उन्होंने कहा कि यह धनात्मक आवेश होता है, और दूसरा आवेश जो होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। दूसरा आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया, आवेशों का नामकरण किया और बताया कि एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। इस आधार पर एक और चीज होती है वैद्युत उदासीन। अगर किसी भी पदार्थ का आवेश, कुल मिला के ये कहा जाए कि किसी पदार्थ के पास जितना धनात्मक आवेश है उतना ही अगर ऋणात्मक आवेश होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे वैद्युत का उदासीन। तो आवेशों के प्रकार में बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यहां से चलता है थोड़ी सी कहानी। अब हम लोग बात करते हैं पदार्थ की, थोड़ा सा पदार्थ पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने बताया कि कोई जो पदार्थ होता है, कोई जो पदार्थ होता है वो पदार्थ सामान्य अवस्था पर, कहां पर, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में वैद्युत उदासीन होता है। सामान्य अवस्था में वैद्युत उदासीन होता है। उदासीन का मतलब अभी हमने आपको बताया कि उदासीन का मतलब जितना उसके पास धनात्मक का आवेश होता है उतना ही क्या होता है, ऋणात्मक का आवेश होता है। तो कोई पदार्थ सामान्य अवस्था में क्या होता है, वैद्युत उदासीन होता है। इसका मतलब है कि अगर एक पदार्थ है, मान लो ये पॉजिटिव एक बॉडी है, ठीक, तो इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज, उतना ही उसके पास क्या होगा, निगेटिव चार्ज। अगर किसी भी तरीके से यहां से यहां हम धनात्मक चार्ज निकाल लेते हैं तो इस पदार्थ पर ऋणात्मक चार्ज की अधिकता हो जाएगी। अतः धनात्मक निकालने पर, अतः धनात्मक आवेश निकालने पर
धनात्मक आवेश निकालने पर पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है, पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। ये बात बताई गई। और दूसरा बताया गया कि अगर पदार्थ से ऋणावेश निकाल लिया जाए या ऋणात्मक आवेश निकालने पर, ऋणात्मक आवेश निकालने पर पदार्थ धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ये आपका हो गया थोड़ा सा जनरल टॉपिक हो गया, पदार्थ के बारे में हम लोग जानते हैं कैसे वो आवेशित होता है और कैसे आवेशित नहीं होता है। जब किसी भी पदार्थ के अंदर, आपको हमने बताया कि कोई भी पदार्थ होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब सामान्य अवस्था में पदार्थ जो होता है वो वैद्युत उदासीन होता है। किसी कारण से, किसी तरीके से आवेशित करने के कई तरीके होंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो किसी तरीके से अगर हम कहीं से धनात्मक आवेश निकाल लेते हैं तो पदार्थ के ऊपर ऋणावेशित आ जाता है। अगर हम ऋणावेश निकाल लेते हैं तो पदार्थ के ऊपर कैसा आ जाता है, धनावेशित हो जाता है। पदार्थ कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। थोड़ा प्रकार के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और बताया कि जब पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने बताया कि जब धनात्मक आवेश और धनात्मक आवेश आपस में पास आते हैं या ऋणात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश को आपस में पास में लाया जाता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज के पास लाया जाता है, धनात्मक आवेश को ऋणात्मक आवेश के पास लाया जाता है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि सिमिलर चार्ज सामान्य एक तरीके के अवैद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये हमारा पहला आपका आवेश का प्रकार हो गया। यहां से हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा आपका वैद्युत आवेश का जो गुण है उससे चलते हैं। उसको बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, सॉरी, आवेशों का क्वांटीकरण। इसको फेमस वैज्ञानिक मिल्टन ने बताया था अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया था तो उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया था कि जो कोई भी आवेश होता है उसकी जो न्यूनतम वैल्यू होती है ई, उसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, और उसको उन्होंने नाम दिया मूल मान, आवेशों का मूल मान। आवेशों का मूल मान उन्होंने बताया ई जो होती है ये किसी आवेश की सबसे छोटी वैल्यू होती है। ई जो होता है वो आवेशों की सबसे छोटी वैल्यू होती है, जिसको हम लोग मूल मान कहते हैं और इसे ई से के लिखते हैं। ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। और उन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो कुल आवेश होगा, क्यू नेट होगा, किसी भी पदार्थ के अंदर जो क्यू नेट होगा वो एन टाइम ई के क्या होगा, बराबर। मतलब किसी भी आवेश को अनंत तक विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। उसके टूटने का जो रेशियो होगा वो एन बराबर या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या डॉट 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 कोई एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी, एक पूर्ण संख्या। आवेश का जो मान है किसी भी पिंड के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर जो कुल आवेश का मान है, या वा तो ई का 1 गुना होगा, या तो 2 गुना होगा, या तो 3 गुना होगा, या तो 4 गुना होगा, या तो 5 गुना होगा,
या तो कोई एक पूर्ण संख्या होगी। इसका मतलब यह है कि n का कोई मान ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 हो जाए, 3/2 हो जाए, 2/3 हो जाए, 1.5 हो जाए, 2.5 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। n की वैल्यू जो होगी वो या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, कुल मिला के पूर्ण संख्या होगी। इसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं, इसी लॉ को बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण, कि किसी भी पिंड के अंदर जो आवेश होगा उसका मान 1, 2, 3, 4, 5 या पूर्ण संख्या का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण संख्या का क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। अगर हम इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें और न्यूमेरिकल में हम कहें कि क्या आप बताओ किसी भी पिंड का आवेश 8 गुणे 10 की घात माइनस का 19 हो सकता है? क्यों का मान इतना हो सकता है? क्यों बराबर इतना दिया गया है? तो आप देखोगे n निकालने के लिए आपको n कहा गया, e का मान आपको पता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 होता है। तो आप लिखोगे n बराबर का क्यों अपॉन का e। क्यों का मान आपको दे रखा है 8 गुणे 10 की घात माइनस का 19 अपॉन ई का मान आपको पता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। इससे ये मर जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, 0 बनेगा। 16 का नम 16, 16 पंचे 80, मतलब n का मान कितना आ गया? 5। n एक पूर्ण संख्या आई, n एक क्या आई है? पूर्ण संख्या आई है। इसका मतलब है किसी भी पिंड का कुल आवेश इतना हो सकता है, किसी भी पिंड का कुल आवेश इतना हो सकता है। लेकिन इसी के आधार पर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, हम आपसे कहें कि किसी पिंड का नेट आवेश जो है, क्यू नेट जो है वो आपको दे रखा है 5 गुणे 10 की घात माइनस का 19, क्या इतना हो सकता है? तो आप निकालोगे n, आपको ई के बारे में पता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। आप निकाल के देखोगे तो n बराबर क्या आएगा? क्यों अपान का ई, तो क्यों की वैल्यू है 10 की घात माइनस का 19 अपान का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। इसको इससे काट दो, n बराबर आ जाएगा 5/1.6, पॉइंट हटाओ, यहां पर 0 बढ़ा लो, तो 16 3 48, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, n का मान आ गया 3.25। 16 दूना 16 3 48, बचा 2, 16 दूना नहीं 16 एक नम 16 होगा, 4 बचा, फिर 16 दूना 32, 16 पंचे 80, 3.125। ये देखो एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब है कि किसी भी पिंड का जो कुल आवेश है वो 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 नहीं हो सकता। हम लोगों ने आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ा, हमने बताया कि अगर आवेश n बराबर पूर्ण संख्या नहीं आ रही है तो इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी पिंड का आवेश जो कुल आवेश है वो इतना नहीं हो सकता, आवेश का मान अलग अलग होगा। चलिए हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं, आवेश के, आवेश का गुण चल रहा है। इसमें हमारा अगला है, चले थोड़ा सा अगला है आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत अगली हेडिंग हमारी है आवेश के गुण में आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत को समझो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। आवेश संरक्षण सिद्धांत जो होता है इसमें यह बताया जाता है कि किसी भी परिपथ में या किसी भी बॉडी के इंटरचेंज में किसी भी पिंड का जो कुल आवेश होगा वो हरदम क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। कुल मिला के आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। बात को समझो, मान लो कि हमारे पास कोई एक बॉडी है ए, कोई एक बॉडी है बी, ए बॉडी जो है इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर मान लो कि कितने हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कुल मिला के 5 आवेश हैं। कितने हैं? 5 के पॉजिटिव आवेश हैं। इसके ऊपर आपके माइनस प्लस के ही मान लो भी, प्लस के 3 पॉजिटिव आवेश हैं। अगर दोनों ने रिएक्ट किया, मान लो दोनों ने कंबाइन किया, इंटरचेंज किया, और ए बॉडी जो आपकी आई उसके ऊपर किसी तरीके से मान लो 2 ही बचे और इसके ऊपर कितने आ गए? 6 आ गए। तो किसी भी प्रक्रम के दौरान देखो यहां पर टोटल चार्ज कहा जाए तो 5 यहां थे, 3 यहां थे, टोटल नेट चार्ज कितना था? क्यू नेट
8। यहां पर देखो 5 यहां है, 6 यहां है, कुल कितने हैं 8। कुछ भी प्रकार हो, कहीं का भी चेंज हो, कुल आवेश का मान हरदम आपका क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत। किसी भी प्रक्रम के दौरान आपका आवेश ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को केवल हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। यह हमारा कहलाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश में एक कॉन्सेप्ट अगला बचा हुआ है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं अगला पॉइंट है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ये जो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, ये हमारे आवेश की पुरानी परिकल्पना है, ओल्ड थ्योरी थी। ये जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आया है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आधुनिक अवधारणा। ये हमारी क्या है, आधुनिक अवधारणा। कॉन्सेप्ट हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में 20वीं सदी के वैज्ञानिकों ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी, तो इन तीनों के खोज के बाद परमाणु के स्ट्रक्चर पर, परमाणु की संरचना पर काम किया गया। परमाणु की एक नई परिकल्पना की गई। डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी, जे थॉमसन सर ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, अर्नेस्ट रदरफोर्ड सर ने प्रोटॉन की खोज की, चैडविक सर ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इन तीनों जब खोजें हो गई तो ये बात मानने लगा गया था कि परमाणु जो को हम पुराना पढ़ते चले आ रहे हैं, परमाणु वैसा नहीं है। परमाणु की एक नई परिकल्पना, एक नई अवधारणा की जरूरत पड़ी, जिसके आधार पर कई मॉडल सुझाए जाने लगे। उस मॉडल में सबसे ज्यादा खतर जो आपका आकर्षक मॉडल था, वो था नील बोहर मॉडल। नील बोहर मॉडल, इस नील बोहर मॉडल के आधार पर यह बात बताई गई थी कि कोई जो पदार्थ होता है, उसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस होता है, नाभिक। उस नाभिक के ऊपर धनावेश होता है, उस नाभिक के ऊपर धनावेश होता है, और उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये चारों ओर कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाया करते हैं, ऐसे। नील बोहर का मॉडल ये था कि न्यूक्लियस जो होता है, किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और वो क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस है। वो क्या है, चार्जलेस है, वैद्युत उदासीन है। इसके ऊपर जितना धनात्मक होता है उतना ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो माइनस का ई के बराबर होता है, इसके ऊपर प्लस ई के बराबर होता है, इसके ऊपर तो जीरो होता ही है। तो ये बात तो आधुनिक मॉडल में, ये बात तो हमको पहले से पता थी कि कोई भी पदार्थ, थोड़ा सा यहां से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कोई भी पदार्थ सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में कोई भी पदार्थ सामान्य अवस्था में वैद्युत उदासीन होता है, वैद्युत उदासीन होता है। कोई भी पदार्थ जो है वो सामान्य अवस्था में कैसा होता है, वैद्युत उदासीन होता है। इसका यह मतलब हुआ कि ना किसी भी पदार्थ में जितना धनात्मक आवेश होता है, उतना नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणात्मक आवेश भी होता है। अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के आधार पर बात करें तो यह आएगा कि किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर
किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है। इसका यह मतलब हुआ किसी भी पदार्थ के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उतने ही क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन। और इन्हीं दोनों की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक। इन्हीं दोनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। क्योंकि कोई जो पदार्थ होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ZXA, जहां आपका Z जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, X आपका परमाणु होता है, A आपका परमाणु भार होता है। A आपका क्या होता है, परमाणु भार। Z जो होता है वो हरदम बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या। और ये दोनों चीजें बराबर तब होंगी जब सामान्य अवस्था होगा, मतलब पार्टिकल आयनाइज्ड ना हो, चार्ज ना हो। ये सारी चीजें कब है, सामान्य अवस्था में। कब, सामान्य अवस्था में। अगर हम किसी भी पार्टिकल के अंदर A- का Z कर दें, परमाणु भार से Z को घटा दें, तो वो जो संख्या देगी वो हमको देगी न्यूट्रॉनों की संख्या। इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या। लेकिन वैद्युत आवेश में क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, हमको न्यूट्रॉन से कोई मतलब है नहीं, लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि Z जो आपका A- का Z जो होता है वो किसकी संख्या होती, न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी भी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं क्योंकि ये नाभिक धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाया करते हैं। नाभिक से न्यूट्रॉन को या प्रोटॉन को अलग करना हमारे लिए बड़ा कठिन काम होता है, बड़ा मुश्किल का काम होता है। इसलिए हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ आवेश को डील नहीं कर सकते। हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे आसान काम होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ ही हम सारा खेल आपका डील करते हैं। सारे वैद्युत आवेश के कॉन्सेप्ट को हम लोग किसके थ्रू पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के। यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब है, मान लो कि यहां पर किसी भी पदार्थ में नॉर्मल स्थिति से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए, तो इसका यह मतलब हुआ कि उसके ऊपर कैसा आवेश आ गया, ऋणात्मक। कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता किस बात को प्रदर्शित करती है, ऋणात्मक आवेश को। इसी तरह अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी जो शो करता है वो शो करता है कि पदार्थ कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। कैसा हो गया, धनावेशित। पदार्थ कैसा हो गया, धनावेशित। इसका यह मतलब है अगर किसी पदार्थ से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी तो उसके ऊपर कैसा आवेश हो जाएगा, ऋणावेशित। और अगर किसी पदार्थ को हम इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी तो धनावेशित हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। क्योंकि किसी भी पदार्थ से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं या दे रहे हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि जब कण ऋणावेशित होगा, ऋणावेशित कण जो आपका होगा या ऋणावेशित परमाणु या पदार्थ जो होगा, क्योंकि ऋणावेशित के लिए हमने इलेक्ट्रॉनों को दिया है, तो इलेक्ट्रॉनों को जब आप दोगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा।
इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी पदार्थ को जो हम लोग ऋणावेशित करते हैं तो पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी तरह अगर हम धनावेशित करेंगे, अगर कोई कण धनावेशित हो रहा है तो इसका मतलब है कि द्रव्यमान क्या है, घट जाएगा। घटता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बहुत हल्का कण होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 का 31 केजी। ये बहुत छोटा द्रव्यमान होता है, इसलिए ये भार की कमी या भार की अधिकता, द्रव्यमान का बढ़ना या द्रव्यमान का घटना हमको ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है कि अगर किसी कण को हम ऋणावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और अगर किसी कण को धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि धनावेशित करने के लिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी कर रहे हैं, कमी की वजह से क्या होगा, द्रव्यमान घटेगा। ऋणावेशित में द्रव्यमान हमको इलेक्ट्रॉन उसको देने पड़ रहे हैं, इसलिए उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। Thank you.